नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें सबसे प्रमुख खबरों पर नजर जिसमें होगी वो है संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब राज्यसभा में दे सकते हैं और इससे पहले वे लोकसभा में पहले ही जवाब दे चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री किन मुद्दों को राज्यसभा में रख सकते हैं। इसके साथ साथ बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल करीब 60% मतदान हुआ है, उसके बाद आने शुरू हो गए हैं एग्जिट पोल। कितने एग्जैक्ट हैं ये एग्जिट पोल और क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल, ये भी आपको नया सवेरा में हम आपको बताएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात होगी बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा और चिंगारी भड़क गई है, क्यों भड़क गई है, इस पर भी तमाम जानकारी हम अपने संवाददाता से साझा करेंगे। साथ ही खबरें होंगी एंटरटेनमेंट जगत, बिजनेस, कारोबार जगत से भी और नजर डालेंगे अखबारों की सुर्खियों की भी, बताएंगे आपको मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का देंगे जवाब। लोकसभा में आज से शुरू होगी बजट पर बहस। चुनाव आयोग द्वारा देर रात जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनावों में हुआ लगभग 61% मतदान। अधिकांश एग्जिट पोल ने जताया 2 दशकों बाद सत्ता में भाजपा की वापसी का अनुमान। शनिवार को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। पेड़ के खोखले तने में कंबल में लपेट कर रखे गए थे हथियार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ढाका में ढहाया स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान का स्मारक। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, इमारत ध्वस्त कर सकते हैं, इतिहास नहीं। और क्रिकेट में नागपुर में आज भारत इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, जसप्रीत बुमराह की आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में उपलब्धता पर अब भी संदेह। शुरुआत करते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र का आज है 5वां दिन। आज से लोकसभा में साल 2025-26 के बजट पर सामान्य चर्चा की होनी है शुरुआत। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया था। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद येसो नायक विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की ओर से परियोजनाओं के पूरे होने में होने वाली देरी के संबंध में गठित ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ सांसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम सवाल पूछेंगे। तो इसके अलावा आज सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी आ सकता है। संसद में गलत बयानी के कारण लगाते हुए ये आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष को 2 दिन पहले पत्र भी लिखा है। बीजेपी के एसटी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मिलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ लोकसभा सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी का संज्ञान लेने का आग्रह भी किया हुआ है। तो संसद का बजट सत्र इस समय जारी है और आपको आज बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपना वक्तव्य देंगे। साथ ही साथ कई और विधायी कामकाज हैं जो आज सूचीबद्ध हैं दोनों ही सदनों में। इसके साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान भी विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार आलोक। आइए उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कुमार आलोक, संसद के बजट सत्र में हम देख रहे हैं कि बजट सत्र अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे राज्यसभा में। कितने बजे ये जवाब देने का कार्यक्रम सूचीबद्ध है? इसके साथ साथ हमने देखा है कि प्रधानमंत्री पहले ही लोकसभा में जवाब दे चुके हैं। गांधी परिवार हो या फिर विपक्ष का नाम के किसी भी सांसद का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला और साथ ही साथ कई और महत्वपूर्ण मुद्दे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में उठाए थे। ऐसे में आज कौन से लोकहित और जनहित के मुद्दे हैं जो दोनों सदनों में उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कहें कि प्रश्नकाल और जीरो आवर दोनों सदन में आप देख सकते हैं। जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, शुरुआती हंगामे के अलावा अगर हम देखें तो दोनों सदनों में प्रोडक्टिव रहा है। खासकर हम प्रश्नकाल की बात करें, हम जीरो आवर की बात करें, और इसके अलावा एक स्वस्थ बहस हुई है। खासकर हम अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहें, हालांकि लोकतंत्र में अपोजिशन और पोजीशन दोनों होता है, लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्टिव रहा है, चाहे नेता प्रतिपक्ष ने बोला हो, जो भी कहा हो सत्ता पक्ष के लिए या अन्य किसी, जो अखिलेश यादव ने लोकसभा में ये चर्चा शुरू की थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया, अपने जवाब में एक एक बिंदुओं पर जहां सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई, खासकर राहुल गांधी के द्वारा, अगर हम जाति जनगणना की बात करें, अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, अगर एस जयशंकर जो अमेरिका गए थे उसको लेकर के जो टिप्पणी की थी, तो राहुल गांधी ने उसके बाद सदन के स्पीकर ने साफ साफ कहा कि बगैर तथ्यों के आप किसी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं कर सकते, आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो उसके पीछे तथ्य को आपको सदन के पटल पर रखना होगा। तो लोकसभा में एक एक बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, और आज जब राज्यसभा में इस पर जो मोशन ऑफ थैंक्स लाया गया था राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के, किरण चौधरी जो सांसद हैं कांग्रेस की राज्यसभा की, उन्होंने लाया था, उस पर धन्यवाद व्यक्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री शाम 5 बजे के बाद प्रधानमंत्री राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं। वहीं अगर लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में आज जो यूनियन बजट है 2025-26, इसको लेकर के इस पर चर्चा शुरू होगी, और बाकी हम जो विधायी कार्यों की आपने बात की, तो क्वेश्चन आवर और जीरो आवर जो है जिस तरीके से चलता आ रहा है वो चलेगा। जी आलोक, इसके साथ साथ सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है वो भी लाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि 2 दिन पहले बीजेपी सांसदों ने उन दोनों के खिलाफ नोटिस भी दिया था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो पद होता है गरिमामयी पद होता है, और उस पद को लेकर के आप अगर कुछ टिप्पणियां, अगर ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो डेमोक्रेसी के हित में नहीं है, जो संसदीय जो प्रणाली होती है उसके लिए फिट नहीं बैठता है, तो पहले राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उन्होंने दिया है। और इसके अलावा पप्पू यादव और सोनिया गांधी ने भी जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर या राष्ट्रपति की जो गरिमा है उस गरिमा को चुनौती देने की कोशिश की, उस गरिमा पर प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की थी, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया जाएगा। इससे पहले भी कुमार आलोक, हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया तो कई मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया और विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कई ऐसे आरोप जो राहुल गांधी की तरफ से आए थे उनका कहीं ना कहीं ऐसा करारा जवाब दिया जहां संसद के सांसदों ने टेबल थपथपानी शुरू कर दी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी ने अपने भाषण में उठाए, खासकर वो जाति जनगणना को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो या सदन हो। लेकिन उस पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि क्या आपको कोई ऐसा परिवार, SC, ST, OBC, ऐसा कोई परिवार है जिस परिवार के अपने 3-3 सांसद एक साथ हैं? ऐसा कोई उदाहरण है? बाकी और बातों पर जैसे उन्होंने बहुत सारी राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही राष्ट्रपति के अभिभाषण को पर जो टिप्पणी की थी, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जाके झोपड़ियों में जाकर के फोटो सेशन करवाते हैं वो क्या बात करें, वो राष्ट्रपति के बारे में क्या बोलेंगे और सदन के बारे में क्या बोलेंगे। तो तमाम में से जो भी तथ्य थे जिसे राहुल गांधी ने उठाया था या तो अखिलेश यादव ने उठाया था, इन सारे प्रश्नों का जवाब प्रधानमंत्री ने बहुत ही गरिमामयी तरीके से सदन में परसों दिया था। कुमार आलोक, इसके अलावा बजट पेश किया जा चुका है, उसके बाद अब इंतजार है नए आयकर बिल का, क्योंकि घोषणा हुई थी कि बजट के बाद इस सत्र में नया आयकर बिल भी सदन के पटल पे रखा जा सकता है। कब तक ये सूचीबद्ध है, कब तक इसके आने की उम्मीद जताई जा रही है?
देखिए अभी सूचीबद्ध नहीं है, एक सप्ताह के अंदर बोला गया था कि इनकम टैक्स बिल आएगा और अभी 7 दिन नहीं हुए हैं बजट पे। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा राज्यसभा में पूरी होगी, उसके बाद फिर बजट पर वहाँ भी चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में बजट पर आज चर्चा शुरू है और अंदाजा है, आशा की जा सकती है कि अगले हफ्ते यानी सोमवार को जब सदन फिर यहाँ बैठे, सोमवार तक इनकम टैक्स बिल दोनों सदन में लाया जा सकता है। इसके अलावा कुमार आलोक, जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तो दोनों ही सदनों में कितना समय, दोनों ही सदनों को समय अलॉट किया गया है बजट पर चर्चा के लिए? देखिए अमूमन जो समय अलॉट होता है, मान लिया 12 घंटे अलॉट होते हैं, लेकिन जब जो रिक्वेस्ट आनी शुरू होती है, यानी कि एक दल में अगर 10 सांसद है या 12 सांसद है, वो दो सांसदों को अगर सदन के द्वारा बोला जाता है कि आपको 10 मिनट दिया गया, लेकिन बाद में जब रिक्वेस्ट आती है कि नहीं हम भी बोलेंगे और भी सदस्य बोलना चाहते हैं, तो स्पीकर उसका समय बढ़ाते हैं। तो अमूमन आप मान के चलिए 15 से लेकर 16 घंटे तक बजट पर चर्चा हो सकती है। जी कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब 11 बजे दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी तब देखना होगा कि किस तरीके से संसद के बजट सत्र का ये 5वां दिन आगे बढ़ता है। फिलहाल सभी जानकारियों के साथ कुमार आलोक, आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर शाम मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार रात 11:30 बजे तक दिल्ली में औसत मतदान 60.42% दर्ज किया गया है। सबसे अधिक आपको बता दें कि 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ है। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.94% रहा। वहीं उत्तरी दिल्ली में 59.55% और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 60.70% मतदान हुआ है। कल जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश भिदोड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो यहां से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव के प्रमुख उम्मीदवार हैं। चुनाव मैदान में कुल 699 उम्मीदवार थे। वहीं आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो इरोड ईस्ट में लगभग 67.97% और उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट में करीब 65.35% मतदान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपने एग्जिट पोल भी जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और जानते हैं कि किन किन ने इस समय सर्वे जारी किए हैं। मेट्राइज ने, पी मार्क ने, पीपल पल्स ने, जेवीसी ने, पोल डायरी में। सबसे पहले मेट्राइज की बात कर लेते हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 35 से 40 सीट लेकर आ रही है, आप 32 से 37, कांग्रेस 0 से 1। पी मार्क पर नजर डालते हैं तो 39 से 49 बीजेपी के हाथों आ सकती है, वहीं आप के हाथ आ सकती है 21 से 31 सीट, वहीं कांग्रेस 0 से 1 पर सिमट सकती है। पीपल्स पल्स की बात करते हैं तो यहाँ 51 से 60 को पीपल पल्स कह रहा है कि बीजेपी को मिल सकती हैं, वहीं आपको मिल सकती हैं 10 से 19 सीटें, वहीं कांग्रेस 0 पर रह सकती है। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस 0 पर ही रही है, अपना खाता नहीं खोल पाई है। जेवीसी की बात कर लेते हैं, 39 से 45 बीजेपी के हाथों आ सकती है, आपके हाथ आ सकती है 22 से 31 सीट, वहीं कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीट। आप पोल डायरी की बात कर लेते हैं। पोल डायरी कह रहा है कि 42 से 50 बीजेपी को आ सकते हैं, 18 से 25 आपको सीटें आ सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 2। तो ये तमाम एग्जिट पोल है, तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, मेट्राइज, पी मार्क, पीपल पल्स, जेवीसी, पोल डायरी, जिन्होंने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के साथ दिल्ली में सरकार बनाते हुए देख रही है। अब 8 फरवरी का वो दिन है जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये जानना दिलचस्प होगा कि जनता किसको जनादेश देती है। क्या आप चौथी बार सत्ता की वापसी कर पाती है या नहीं, या बीजेपी जिसका 27 साल का दिल्ली के साथ वनवास रहा है, बीजेपी अपनी वापसी करती है या कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्ष के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।
का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारा विश्वास अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पहले दिन से था। इसलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। और आज भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। मैं सभी एग्जिट पोल का सम्मान। बढ़ते आगे, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने एग्जिट पोल को नकारते हुए बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा है और 8 तारीख के नतीजे ये तय करने वाले हैं कि जनता किसके साथ होगी। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। और हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र गुप्ता हैं और धीरज कुमार हैं, दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले रुख अमरेंद्र का कर लेते हैं। अमरेंद्र, कितने होते हैं ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट? ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन सभी की अपनी राजनीतिक थ्योरी इस समय निकलती हुई आ रही है और त्रिकोणीय मुकाबले में सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे भावना अगर देखें तो सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम मतदान को देखें तो मतदान में लोगों में खासा उत्साह नजर आया, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की थी, और खासकर जो दिल्ली का जो फर्स्ट टाइम वोटर था, जो इस बार 2,08,000 वोटर था, उनको खासकर फोकस किया गया था। और जो मेन वोटर अगर कहें यूथ वोटर में 21 से और 30 साल के जो युवा थे, उसमें 26 लाख वोटर थे। तो 26 और 2 ये 28 लाख वोटर जो है इस चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि जो मतदान का प्रतिशत था, अगर हम 2020 की बात करें तो उससे लगभग 2% कम था, यानी कि 62.80% 2020 में था, और इस बार हम 60 पार कर पाए हैं। तो थोड़ी सी निराशा जरूर हुई मतदान प्रतिशत को लेकर, लेकिन खासा उत्साह देखा गया। और अगर बात करें मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, तो वहां मतदान जो है काफी अच्छा देखा गया। चाहे मटिया महल की बात करें, चाहे बल्ली महाराज की बात करें, सीलमपुर की बात करें या ओखला की बात करें, तो जिस तरह की एक उम्मीद थी कि जो मुस्लिम वोटर है वो टर्नआउट नहीं हो रहा है, तो मुस्लिम वोटर ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। तो इससे जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो तो कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये जरूर था कि मतदान को लेके उनमें खासा उत्साह था। और जो राजनीतिक समीकरण है, हम देखिए चौथी बार आम आदमी पार्टी जो है अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2013 में हालांकि हंग असेंबली थी और उन्होंने सरकार बनाई थी, वो ज्यादा दिन नहीं चली, फिर 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसका 2020 में सरकार बनी, और उसके बाद इस बार 2025 में भी वो दावा कर रही है और एग्जिट पोल को के आंकड़ों को नकार रही है। हालांकि एग्जिट पोल में जिस तरह से जो आंकड़े दिए गए हैं वो भाजपा के पक्ष में है, पूरी तरह से बहुमत मिलते हुए दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को एक मुद्दा बना रही है। भावना, सबसे बड़ी बात देखिए, चुनाव के पूरे प्रचार के दौरान देखिए तो महिला सम्मान का मुद्दा बड़ा था। और अगर हम चाहे हम हरियाणा की बात करें इससे पहले के लोकसभा चुनाव में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या और स्टेट की बात करें, महिलाओं का जो वोट इज्जत है और वो जो मुद्दे थे वो टर्निंग पॉइंट थे। देखिए हम झारखंड की बात करते हैं अगर लोकसभा के चुनाव में, हालांकि डिफरेंट है, बट हम जब बात करते हैं तो जो मैया योजना थी वहां पे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ने 47 सीटों लास्ट था उनका, उन्होंने रिपीट करते 57 सीटें जीती थी। तो महिला सम्मान बहुत है। वही हम बात करें महाराष्ट्र की लोकसभा की, तो वहां पे भी ये मुद्दा काफी अहम रहा और सरकार रिपीट हुई। लेकिन इस बार जो दिल्ली में है थोड़ा सा जो आम आदमी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण मुकाबला हुआ है। और अरविंद केजरीवाल की बात करें, चाहे सीएम आतिशी की बात करें या जनपुरा से मनीष सिसोदिया की बात करें, काफी टफ मुकाबला है और एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। ऐसे में जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं
थोड़े से निराशा करने वाले हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। पूरे तो अमरेंद्र, चार कहीं ना सौ कहीं टफ फाइट इस समय आप और बीजेपी के बीच दिखती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल्स भी यही कह रहे हैं। धीरज, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। 699 उम्मीदवारों की किस्मत इस बार ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन जरूरी ये भी जानना है कि कई इसमें ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत जो ईवीएम में कैद हुई है उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की या फिर आतिशी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी। ऐसे में संदीप दीक्षित के लिए भी ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि शीला दीक्षित की विरासत उनके पास है और बड़ी कमान इस बार संदीप दीक्षित के पास थी। वहीं प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये लड़ाई बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं धीरज जिनके लिए ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है और कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये साख की लड़ाई है कई नेताओं की। अगर हम बात कर लेते हैं संदीप दीक्षित की, तो संदीप दीक्षित जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की शीला दीक्षित के बेटे रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और जिस तरीके से उनको नई दिल्ली सीट पर एक तरीके से लोगों ने कैंपेन करते हुए देखा, और ना कि कैंपेन बल्कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसी ने दिल्ली के चुनाव को बनाने की कोशिश की और एक तरीके से मैदान में कूदकर आम आदमी पार्टी को एक तरीके से चुनौती देने की कोशिश की, तो वो संदीप दीक्षित ने दी है। तो संदीप दीक्षित के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के से जो प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली सीट के जो उम्मीदवार हैं, एक तरीके से उनकी राजनीतिक साख जो दांव पर लगे हुए है, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। उसके बाद से विधानसभा चुनाव में वो नई दिल्ली की सीट से उतरे हैं, जो कि पूरे चुनाव में एक तरीके से कहें कि हॉट सीट बना रहा। और हॉट सीट क्यों नहीं बना भी रहना, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जो नई दिल्ली सीट से जो चुनाव जीतता है वह मुख्यमंत्री का दावेदार होता है, चाहे वो शीला दीक्षित ही क्यों ना हो या हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली की जो सीटें होती है वो कई मायने में, कई अर्थों में मायने रखती है। हालांकि राजनीतिक दाव कैलाश गहलोत के लिए भी लगी हुई है, क्योंकि अंतिम समय में वो आम आदमी पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री थे और अंतिम समय में उन्होंने आपका पाला छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। तो बिजवासन की सीट भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि क्या कैलाश गहलोत जिन्होंने पार्टी बदली है तो उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। उसी तरीके से हम कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि जो तमाम जो आपको ने एग्जिट पोल दिखाए हैं, जो तमाम जो सर्वे हमारे पास आए हैं, उसे किसी सर्वे ने एक भी सीट दिल्ली का कंफर्म नहीं किया है कि ये सीट दिल्ली कांग्रेस जीतने जा रही है। तो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और बादली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। बड़ी जोर आजमाइश के साथ इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस का अगर दिल्ली में कोई खाता खुलेगा तो बादली विधानसभा सीट से खुलेगा। तो ये जो तमाम चेहरे हैं, आप सौरभ भारद्वाज की बात कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो दांव पे है वो तीनों जो प्रमुख उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री आतिशी काल का ये सीट जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी भी जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, या आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया हैं जंगपुरा सीट से, उनकी भी प्रतिष्ठा। और ये जो तीनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, और ये अगर इन चेहरों की अगर हार होती है तो जरूर जनता एक की नाराजगी, या कह सकते हैं कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी, या कह सकते हैं कि जरूर एक तरीके से जनता ने उनके आम आदमी पार्टी की हार पर, चलिए धीरज, ये देखना होगा कि दिल्ली का सिकंदर कौन होता है और सत्ता का सिंहासन किसको मिलता है। ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, और ये भी पता चल जाएगा कि ये एग्जिट पोल कितने सच या फिर कितने गलत साबित होते हैं। अमरेंद्र और धीरज, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी टिफिन पैक करो राजू।
मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से आ रही है, जहां बर्फ से ढके इलाकों से सुरक्षा कर्मियों ने हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। हथियार और गोला बारूद एक कंबल में लपेटे हुए थे और एक पेड़ के खोखले तने में छुपाए हुए थे। उनको सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बोनियार इलाके के अंगन पथरी में बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद हथियारों में 3 AK-47 राइफल, 11 AK मैगजीन और एक UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हथगोले शामिल हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बारामूला के जंगलों में आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा रखे हैं। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस बरामदगी के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पूरे उरी सेक्टर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी गतिविधि को रोका जा सके। सेना और पुलिस का तलाशी अभियान अभी भी जारी है और अन्य संभावित ठिकानों की जांच की जा रही है। तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शबीर डार। आइए उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। शबीर, सुरक्षा बलों को हालांकि बड़ी सफलता हासिल हुई है और हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। क्या किसी आतंकवादियों के छुपे होने की भी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है और इसमें सर्च ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? जी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि उरी एरिया जो बोनियार एरिया है वो उरी सेक्टर में फॉल करता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और जहाँ पे जो है बर्फ से ढकी हुई चोटियों में एक पेड़ के अंदर जो टेररिस्ट ने ये जो एम्यूनिशन और आर्म्स छुपाया था, एक स्पेसिफिक इनपुट के द्वारा उनको जानकारी मिली और आर्मी, जे पुलिस और CRPF के लोग वहाँ पे गए और उन्होंने एक तुरंत कार्रवाई करके इस बड़े जो है कामयाबी को हासिल किया है। और साथ ही साथ ये बताते चलूं कि वहाँ पे जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जो टेररिस्ट है वो कहीं आसपास में छुपे हुए होंगे, क्योंकि जो एम्यूनिशन है 3 AK-47 राइफल्स हैं, 11 मैगजीन है, एक UBGL गन है और कुछ गोला बारूद और बाकी जो हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है उनके मंशा में कुछ कार्रवाई करने का मंशा था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई करके इसको नाकाम किया है। और वहाँ पे जो है अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कहीं टेररिस्ट छुपे है नहीं है, लेकिन पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक वो कदम उठा रही है जिससे ये टेररिस्ट के जो नाकाम मंसूबे है वो नाकाम हो जाएंगे। और उड़ी एरिया जो है एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, वहाँ से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। तो ज़ाहिर तौर पर अब जो बर्फ पिघलने शुरू होगी तो टेररिस्ट कोशिश करेंगे कि वो इस बार आएंगे, लेकिन हमारे फोर्सेस फोकस हैं, अलर्ट है। तो ऐसे कार्रवाई से पता चलता है कि उनके जो नाकाम मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जी शमीर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। प्रयागराज में संगम की रेत पर भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अभी तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ को लेकर देश भर के सनातनियों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कहा जा रहा है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि का दिन तक ये जारी रहने वाला महाकुंभ में 4 फरवरी तक ही
करीब 38.5 करोड़ स्नानार्थियों ने स्नान कर लिया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 45 करोड़ से अधिक हो जाएगी। महाकुंभ में आज जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेने वाले हैं। इस 6 दिवसीय उत्सव के दौरान सभी प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की संरक्षण का संकल्प लेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। शीर्ष भारतीय शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रयागराज में संगम में पवित्र स्नान किया। पवित्र स्नान के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि महाकुंभ जैसे आध्यात्मिक उत्सव का हिस्सा बनना एक विशेष एहसास है। अपने पिता के संग महाकुंभ में पहुंची साइना नेहवाल ने कहा कि वे जल्द ही अपने माता को लेकर महाकुंभ में स्नान करने आ सकती हैं। फीलिंग होती है जब आप इतने बड़े फेस्टिवल में आ रहे हैं, इतना बड़ा स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो रहा है। और मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी यूपी गवर्नमेंट को कि इतना अच्छे से उन्होंने इसको कंडक्ट किया है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ और लोग आए और इसको दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना दें इसको। और आई थिंक मेरे ये अच्छे कर्मी होंगे कि मैं आज यहाँ पर आ पाई। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता विकास सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 24 दिन बीत चुके हैं महाकुंभ के और ऐसे में 39 करोड़ का आंकड़ा अभी से पार हो चुका है। कहा जा रहा था कि करीब 45 करोड़ का श्रद्धालुओं का अनुमान है महाकुंभ में पहुंचने का। ऐसे में अभी कई दिन बाकी है। 45 करोड़ तो कुछ ही दिनों में लग रहा है यह आंकड़ा कहीं ना कहीं इसको पार कर जाएगा 45 करोड़ को। बिल्कुल, आप निश्चित बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल पार कर जाएगा क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। न यहाँ दिन न रात श्रद्धालु हमेशा 24 घंटे यहाँ पर आते रहते हैं और पवित्र संगम तट पर पहुँचते रहते हैं। हमारे पीछे की ये भीड़ आपको बताएगी, स्वयं बताएगी कि ये किस तरीके से चली आ रही है। देश दुनिया से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं और सीधे संगम तट ये सब लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, पवित्र डुबकी लगाने के लिए। इसके बाद वहाँ पहुँच ये पूजन अर्चन करते हैं, स्नान करते हैं और मेला क्षेत्र में अन्य जगहों पर जाते हैं जहां पर अन्य विविध कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। वहां पर संतों के प्रवचन चल रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग यहाँ डिजिटल महाकुंभ भी किया गया है। कुंभ मेले में आकर यहाँ पर भारतीय संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति के जो भी पहलू हैं, आयाम हैं, उनको समुद्र मंथन से लेकर अब तक एक डिजिटल महाकुंभ बनाया गया है जहाँ डिजिटल की अनुभूति होती है। आपको स्वयं महसूस करेंगे कि आप कहां आ गए हैं और बिल्कुल साक्षात जो समुद्र मंथन हुआ या उसके बाद की कथाएं हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ वाले आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर रख रखी हैं मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं यहाँ पर तमाम सारे कल्पवासी, 10 लाख कल्पवासी भी रह रहे हैं जो नित्य पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। तो ये अंदाज़ा साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तरह तरह के यहाँ पर आयोजन किए गए हैं। यहाँ पर अभी आपने जिक्र किया जनजातीय सम्मेलन, तो निश्चित रूप से ये किस तरीके से दर्शाता है कि यहाँ पर हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ पर जो भिन्न लोग हैं, वो सब यहाँ पर आकर एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ विचारों का संगम हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान का संगम हो रहा है, यहाँ पर सोच का संगम हो रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ से जो धारा अब निकलेगी, जो ये लोग जाएंगे, एकता और समरसता का संदेश लेके जाएंगे, तो ये एक देश में बड़ी चीज होगी और लोगों के जीवन में परिवर्तन के साथ साथ पूरे देश में एकता का संदेश देगी। जी भावना। बिल्कुल विकास, कहीं ना कहीं महाकुंभ में अखाड़ों का भी विशेष महत्व है। ऐसे में कई अनेक नए प्रयास भी करे जा रहे हैं अखाड़ों के द्वारा भी। ऐसे में बात करें अगर दिगंबर अनि अखाड़े की, तो करीब 550 साल पुरानी उस प्रथा को उन्होंने आगे बढ़ाकर अब लोकतांत्रिक प्रथा में वो आए हैं और चुनाव हुआ है। ऐसे में महाकुंभ में भी कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं।
बिल्कुल, ये साधु संत भी परंपराओं का निर्वहन करने में हमेशा पीछे नहीं हटते हैं और उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इस परंपरा को, नई परंपरा को अपनाकर ये दर्शाया है कि वहाँ पर भी किस तरीके से लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये साधु सन्यासी जब संसार की मोह माया छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक साथ सब रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ मेल भाव के साथ रहते हैं। क्योंकि यही लोग धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं। अखाड़ों ने शुरू से ही हमारे देश का इतिहास रहा है कि तमाम सारे आक्रांताओं से ये लड़े, ये उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया उन आक्रांताओं को। इस देश की धरती पर जब वो आए तो उनका सबसे पहले सामना इन्हीं धर्म रक्षकों से हुआ है। तो निश्चित रूप से ये हमेशा पूरे समाज को एक बड़ा संदेश देते हैं, एकता का, समरसता का और शांति का। तो निश्चित रूप से हमारे अखाड़े तरह तरह के उदाहरण पेश करते हैं और कहीं ना कहीं जो भी लोग जा रहे हैं उन अखाड़ों के पांडालों में, उनको भी वहाँ से दिव्य अनुभूति प्राप्त हो रही है। दिव्य तरीके से अलौकिक वहाँ पर साधु संत वहाँ पर मौजूद हैं, योगी तपस्वी मौजूद हैं जो अपनी आराधना में लीन रहते हैं, वर्षों से लीन हैं ये लोग। और ये लोग सिर्फ कुंभ में ही मिलते हैं। कुंभ के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, या आम लोगों को नजर नहीं आते हैं। सिर्फ महाकुंभ जैसे आयोजन में ही इन साधु सन्यासियों के शुभ दर्शन होते हैं। निश्चित रूप से भावना, इसीलिए तो कहा जा रहा है ये कुंभ, महाकुंभ जो है दिव्य है और भव्य है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। और वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने बयान जारी करके देश के अंतरिम यूनुस सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दरअसल आपको बता दें, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद करके राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई है। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस समय बांग्लादेश में क्या स्थिति है और किस तरीके से उठापटक हो रही है, उथल पुथल हो रही है बांग्लादेश में, हमारे साथ हमारे संवाददाता नवल संग परमार ढाका से जुड़ गए हैं। नवल, आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा और चिंगारी भड़की है और हालात स्थिर नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से भी बयान आया है और आवामी लीग पर बैन करने का भी प्रदर्शनकारियों ने योजना बनाई है। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति इस समय कहाँ है और साथ ही साथ अगर लोगों में डर की बात की जाए तो उनमें कितना डर इस समय पैदा है? जी भावना, मैं पहले आपको बता दूं कि कल रात को जो वेंडलाइजेशन हुआ था और आगजनी हुई थी, उसके बाद करीब 11 बजे के आसपास जो प्रदर्शनकारियों है उन्होंने बुलडोजर बुलाया और जो मुजीब मेमोरियल म्यूजियम है उसको डिमोलिश कर दिया। उसके साथ साथ कुछ अन्य शहरों जैसे खुलना, सिलट, कुष्टिया वगैरह में भी शेख फैमिली से जुड़े जो भी आवास या जो उनकी मेमोरियल काइंड ऑफ थिंग्स जो है उसको भी वहां के जो प्रदर्शनकारियों ने डिमोलिश किया। तो एक ये बड़ी वारदात हुई है कल रात को और उसके बाद 2 बजे तक का ये रिपोर्ट है। लेटेस्ट क्या हुआ वो अभी जो जानकारी मिलेगी उससे मैं बाद में बता सकता हूँ। लेकिन कल जो माहौल जो है पूरा तंगदिली पूर्ण था
और वजह ये थी कि कल 6 महीने हुए शेख हसीना गवर्नमेंट को अपदस्थ किए हुए 6 महीने हुए। 5 अगस्त को शेख हसीना को अपदस्थ किया था और कल 5 फरवरी थी। उसी उपलक्ष्य में शेख हसीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यहाँ की जो उनकी छात्र लीग है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश आवामी लीग का, उनको एक संबोधन करने की घोषणा की थी। उसी के रिएक्शन में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, और हालांकि केवल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसमें यूनुस गवर्नमेंट में जो एडवाइजर है, यू कैन से मिनिस्टर इन यूनुस गवर्नमेंट, जो स्टूडेंट बैकग्राउंड से आते, आसिफ महमूद और अन्य स्टूडेंट मतलब अन्य स्टूडेंट लीडर जो एडवाइजर बने हैं अभी गवर्नमेंट में, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज और सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात को उकसाया था कि लेट्स हैव ए फेस्टिविटी टुनाइट, कि आज उत्सव मनाया जाए। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा मालूम था, वो वेल अनाउंस था प्रोग्राम, और फिर भी उसके बावजूद भी पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मौजूदगी में ये हादसा हुआ, डेमोलिश किया गया। तो वो दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है बांग्लादेश में अभी कहीं ना कहीं पूरा जो है वो मॉब के हाथों में है। मॉब के आगे पुलिस और अन्य जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो भी हेल्पलेस है, वो भी अपना जो फर्ज या ड्यूटी नहीं बजा पाए, या हो सकता या जी। दिल्ली से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, अगर पूरी स्थिति का विश्लेषण करें, अपदस्थ होते हुए शेख हसीना को 6 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में जब यूनुस सरकार आई तो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में हालात सामान्य होंगे, लेकिन 6 महीने बाद भी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात सामान्य होते या स्थिर होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। कल की घटना ये साफ जाहिर कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होते रहे हैं। ऐसे में कल मुजीबुर रहमान का स्टैचू जो है वो गिरा दिया गया। उसके बाद शेख हसीना ने अपने भाषण में कहती हैं कि आप स्मारक गिरा सकते हैं, इतिहास नहीं बदल सकते। ऐसे में बांग्लादेश की स्थिति को अभी के लिहाज से देखें तो आप क्या विश्लेषण करेंगे, और आने वाले समय में क्या बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता दिखती हुई नजर आ रही है? निश्चित तौर पे भावना, देखिए जिस कारण से शेख हसीना के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम विद्रोह कर रहे हैं, उनकी सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो अंत में शेख हसीना वापस वहां से निकलना पड़ा और भारत में है वो। तो निश्चित तौर पे जिन उद्देश्यों को लेकर वो कह रहे थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, वो उद्देश्य आज कह सकते हैं कि पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। वो उद्देश्य पे वे नहीं चल रहे हैं। और आज जो उनकी पूरी स्थिति है वो स्थिति ये है कि अपने देश के पूरे इतिहास को खत्म करना। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था, उस नेतृत्व को नकारना, और उसके बाद वहां की सारी संस्थाएं, उन सारी संस्थाओं को एक तरीके से कहे कि धूल धूसरित करना, तो यह बांग्लादेश को एक तरीके से अराजकता की ओर ले जा रहा है। अराजकता की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फेल्ड स्टेट के रूप में बांग्लादेश का नाम आने लगेगा। और जिस तरह से वहाँ के एडवाइजर हैं, जो चीफ एडवाइजर हैं, उनके ऊपर बार बार ये दबाव है कि आप चुनाव कराइए, और अगर वो चुनाव कराएंगे तो उसमें बांग्लादेश की जो अवामी लीग है, उस अवामी लीग को भी भाग लेने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। इन सारी स्थितियों को वो नकारना चाहते हैं और चुनाव को जितना ज्यादा से ज्यादा देर तक खींचा जा सके उसकी ओर खींचना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं, उनके नियंत्रण से भी लगता है कि चीजें बाहर निकल गई है, और पूरा जो वहां की अराजकता का नेतृत्व है ऐसे तत्वों के हाथ में चला गया है जो किसी तरह की एक अस्थायी शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं चाहते हैं। और जो बांग्लादेश अभी तक कह सकते हैं कि एक विकास की ओर अग्रसर माना जाता था, वह विकास बांग्लादेश में आप देखेंगे कि धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय एड बंद होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो स्थिति है, वह बांग्लादेश की स्थिति काफी कह सकते हैं गंभीर है। और ऐसी गंभीरता की स्थिति में जब वो उनका एकमात्र उद्देश्य शेख हसीना के जो इतिहास है, मुजीबुर रहमान का इतिहास है, उस पर टिक गया है, तो यह बांग्लादेश के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि दुखद स्थिति है। जी भावना, तो बांग्लादेश में एक बार फिर अशांति दिखती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर आगजनी हो रही है, चिंगारी भड़की है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता साफ तौर पर नजर आ रही है। अखिलेश, आपका नवल ढाका से आपका के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में अगली खबर का रुख करेंगे। अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जांच की आड़ में पत्रकारों को परेशान ना किया जाए, साथ ही पत्रकारों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को भी वापस
करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सामान्य डायरी और केस डायरी में पूछताछ के मिनट को भी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह बात अन्ना विश्वविद्यालय के यौन उत्पीड़न मामले की रिपोर्टिंग कर रहे 3 रिपोर्टर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कही है। दरअसल मामले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर एफआईआर लीक करने और पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर एसआईटी ने इन पत्रकारों की केस में संलिप्तता बताई है। इस आधार पर एसआईटी ने इन पत्रकारों से पूछताछ और जांच कर रही थी और उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए थे, जिसके खिलाफ पत्रकारों ने याचिका दायर की। पत्रकारों के वकील का तर्क है कि यह यौन उत्पीड़न मामला है और इस मामले को लेकर पत्रकारों को 3 बार बुलाया गया है और गहन पूछताछ के साथ 56 सवालों का सर्वेक्षण भी जारी किया गया है, जो कि एक प्रकार की प्रताड़ना है। यौन उत्पीड़न मामले में इसे अप्रासंगिक बताते हुए जांच के प्रति एसआईटी की नीयत पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स द्वारा फर्जी तस्वीर शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित करने के दौरान हथकड़ी और पैरों में जंजीरें लगाए जाने का दावा किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस तस्वीर को फेक बताते हुए इस जानकारी का खंडन किया है। फैक्ट चेक के अनुसार यह तस्वीर भारतीयों से संबंधित नहीं है, बल्कि ग्वाटेमाला में निर्वासित लोगों की है। वक्त हो चला है नया सवेरा में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और आइए वक्त चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए मेरी सहयोगी संध्या शर्मा इस समय तैयार है। संध्या, अगर आज के अखबारों की बात करें और जिन दर्शकों के पास अभी अखबार पढ़ने का समय कम है और विभिन्न अखबारों की सुर्खियां वो जानना चाहते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों की अखबारों की सुर्खियां आज क्या कह रही हैं? जी भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं सुविधा से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कुछ समय के बाद उपलब्धि में तब्दील होने वाली है। जी हां, दिसंबर में कवच युक्त होगा मुंबई दिल्ली कोलकाता रेलमार्ग। रेलवे बोर्ड ने उपकरण लगाने की समय सीमा को बढ़ाते हुए ये बात कही है और पहले मार्च 2025 तक इसके पूरा होने का लक्ष्य था, जो कि अब दिसंबर में होगा। बोर्ड की ओर से 1 फरवरी 2025 को साझा किए गए बजट दस्तावेज में ये जानकारी दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार फ्रांस यूएस यात्रा के दौरान रक्षा करार के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद पर और तेजस के लिए जी इंजनों के भारत में निर्माण का भी करार संभव हो सकता है। एक और खबर का रुख करते हैं। यह है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर, जो कि आज सभी अखबारों में पहले पेज पर एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकाशित है, जो बता रही है कि दिल्ली में सत्ता पाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी और आप सरकार की विदाई का दावा भी किया जा रहा है। 70 सीटों पर कल वोट डाले गए हैं, तो आज के अखबारों में इस खबर को लिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, जिसे आज सभी अखबारों ने फोटो कैप्शन के साथ खबर को प्रकाशित किया और लिखा है कि केसरिया कुर्ता, गले में हाथ में रुद्राक्ष, प्रधानमंत्री ने संगम में लगाई डुबकी, बोले मां गंगा का आशीर्वाद पाकर असीम शांति और संतोष मिल रहा है। तो भगवा बाने में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। एक और खबर की बात करते हैं। यह है एक स्टडी से जुड़ी हुई खबर, जो कि राष्ट्रीय संस्करण पर दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित की और बताया कि देर से मेनोपॉज के कारण महिलाओं में हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। और आपको बता दें कि ये जो टीम है, इसने अमेरिका में 92 महिलाओं के संवहनी स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया है और ये खबर को प्रकाशित किया है। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि सेना का जो पूर्वी कमान मुख्यालय है फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग कहलाएगा और अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही इस परंपरा को खत्म करते हुए इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोलकाता स्थित इस भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय का नाम बदला है और औपनिवेशिक पहचानों से मुक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ये एक और हिस्सा है। और बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी को
ये सच्ची एक तरह से श्रद्धांजलि होगी। हम सभी जानते हैं कि विजय दुर्ग जो किला था उसके नाम से इसका नाम कर दिया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने इन खबरों को अहम स्थान दिया है और हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। संध्या, इतने कम समय में अखबारों के विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और इन अखबारों की सुर्खियों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों के साथ। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से आधिकारिक काम के लिए ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि ये टूल गोपनीय सरकारी डेटा और दस्तावेजों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इस्पात मंत्रालय ने संयुक्त रूप से तीसरी भारत और जापान इस्पात वार्ता आयोजित की। दोनों पक्षों ने इस्पात क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय इस्पात बाजार से जुड़ी अहम जानकारियों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जानकारी दी है कि देश के बड़े पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2023-24 में 819 मिलियन टन से ज्यादा का कार्गो संभाला है, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में 581 मिलियन टन कार्गो संभाला था। ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भारत ओपन एआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 1 साल के दौरान ओपन एआई के उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 गुना बढ़ी है। LIC ने फ्रॉड ऐप को लेकर स्पष्ट किया है कि LIC ऑफ इंडिया नाम से एक ऐप फेक है और इसका LIC से कोई लेना देना नहीं है। अगर लोग इस ऐप के चक्कर में फंसते हैं तो उनकी जमा पूंजी डूब सकती है। और नया सवेरा में अब खबरें होंगी खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ICC की ताजा जारी T20 रैंकिंग्स में भारत के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने लंबी छलांग लगाई है। अभिषेक 38 पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट मैचों में खराब फॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर लगातार उठ रहे सवालों को रोहित शर्मा ने खारिज कर दिया है और कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के साथ अपने भविष्य पर चर्चा की है। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान सुपर जायंट ने पंजाब FC पर 3-0 की शानदार जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली। शिवल्ली भामी दीप्ति और रिया भाटिया की भारतीय जोड़ी ने हमवतन प्रार्थना थोम्बरे और ऋतुजा भोसले के साथ L&T मुंबई ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और अब आपके सामने होगा मिजाज मौसम, जहां जानेंगे ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। आज कवि प्रदीप की जयंती है। देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने वाले कवि प्रदीप का जन्म
1915 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश में उज्जैन के बड़नगर कस्बे में हुआ था। प्रदीप जी का असली नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें 1998 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कवि प्रदीप के सबसे मर्मस्पर्शी रचना है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। 60 के दशक में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया यह गीत कालजयी रचना है। नया सवेरा के अंत में आपको छोड़ जाते हैं इस अमर गीत के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये कहानी जो शहीद